तो आप सभी का विकास भैया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का मास्टर क्लास और ये है मास्टर नोट्स। आप लोगों को अब तक ये मास्टर नोट्स मिल गया होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगर नहीं मिला तो आज ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सभी हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सब जो 5 सब्जेक्ट है इनके मास्टर नोट्स ले लीजिए। इनसे पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आपका 40 में मैंने फुल मार्क्स के आसपास ही आएगा, 35 के ऊपर ही आएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो, और इसमें ज़्यादा है भी नहीं, इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा हूँ। तो चलो आज पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस मास्टर नोट्स सेमेस्टर 4 का। तो देखो यहाँ पर ये जो नोट्स है मिल जाएगा, शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैं डालता हूँ लेकिन लिंक लोकता नहीं है, तो क्या पता, मुझको थोड़ा उतना आता नहीं है सर, वरना तो आता। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस पर हाइप जरूर दे दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्तों के पास पहुंचे, जो भी सर्च करे उसके पास पहुंचे। ठीक है, जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे तो हाइप दे देना जरूर अपने, या फिर 3 खास दोस्तों को शेयर कर देना, कुछ भी कर देना, हाइप देना, या फिर 3 खास दोस्तों को शेयर कर देना, कुछ भी कर दो। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज पेज नंबर भी लिखा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहला चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थ और परिभाषा। तो सबसे पहला शब्द एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। तो देखो है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह विषय है जो दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाले आपसी व्यवहार, सहयोग और संघर्षों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्या करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है वह। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या? अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विषय है, ठीक है, जो किसके बारे में जानकारी देता है, जो किस पर अध्ययन करता है, जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाले आपसी व्यवहार, विभिन्न राष्ट्र, बहुत सारे देश है, बहुत सारे देशों के बीच का आपसी व्यवहार, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है वो, सहयोग और संघर्षों को, एक तो एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है, दूसरा क्या, कौन देश किसको सहयोग कर रहा है, और किसका किसके साथ संघर्ष चल रहा है। ये तीनों चीज का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो आपको क्या समझ में आया? अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विषय है जिसमें हम लोग निम्नलिखित चीजों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से निम्नलिखित चीज? एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्रों का व्यवहार, जिसमें क्या शामिल है? जिसमें शामिल है सहयोग और संघर्ष। ठीक है, तो इसी विषय को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखो इसका शब्द जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, ये शब्द बना कहाँ से? अगर हम लोग किसी भी शब्द को तोड़ देंगे ना, किसी भी शब्द को तोड़ के हम लोग समझेंगे तो उसका अर्थ एकदम सटीक समझ में आएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रसिद्ध विचारक जेरेमी बेंथम ने 1789 में किया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय माने एक दूसरा का राष्ट्र, और संबंध माने एक दूसरे के राष्ट्रों के साथ कैसा संबंध है, उस बारे में जिस विषय में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो अगर हम लोग शब्द को तोड़ के समझते हैं तो अच्छा समझ में आता है। जेरेमी बेंथम ने 1789 में किया था। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? जेरेमी बेंथम। आप लोग भी दोहराइए, जेरेमी बेंथम। ठीक है, कौन किया था? जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने 1789 में, जेरेमी बेंथम ने कब किया था? 1789, 1789। ठीक है, आधुनिक अर्थ, आज के दौर में इसमें केवल देशों का ही नहीं, पहले देश के आपसी संघर्ष, सहयोग के बारे में पढ़ा जाता था, लेकिन आज तो इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा बदल गया है। कैसे बदल गया है? चलो देखते हैं। आज सिर्फ एक देश दूसरे देश के साथ नहीं, कुछ संस्थाएं हैं, जैसे यूएन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएन। यूएन के साथ किसी देश का कैसा संबंध है? ठीक है, गैर सरकारी संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कुछ ऐसी कंपनियों के साथ कैसा संबंध है? कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके ऊपर सारा सिस्टम टिका हुआ है। मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, मैंने आपकी नहीं, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो से पढ़ रहे हैं। ये किस पर टिका हुआ है? गूगल कंपनी, जिसको यूट्यूब बनाई है। ठीक है, तो अगर वो चाहे प्ले स्टोर, हम लोग का सबका फोन में प्ले स्टोर चल रहा है, अगर जहां गूगल बंद किया तो हम लोग सब इफेक्ट हो जाएंगे, पूरा देश एकदम डाउन चल जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, सारा कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट से चल रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जहां गया तो पूरा सारा कंप्यूटर डाउन हो जाएगा, पूरा इंडिया का डाउन हो जाएगा। जितना सारा सरकारी काम वाम होता है किस पे होता है? कंप्यूटर पे तो होता है सारा। तो उन बड़ी बड़ी कंपनी, जियो सिम, जहां जियो सिम थोड़ा अप डाउन किया, हम लोग का सबका कॉलिंग वॉलिंग, तो वो सब भी बंद हो जाएगा। तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसका बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर है, ठीक है, तो जिनका बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर रहता है, वो थोड़ा
उनके सामने सरकारें झुक के रहती है कि इनको कुछ बोलेंगे तो ये क्या कर लेंगे, कहीं बर्न वन कर दे, तो उनके साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है, ये सब भी जानना जरूरी है। प्रमुख विद्वानों की परिभाषा है, सर्वमान्य परिभाषा यह विषय है जो तो हम लोग को एग्जाम में ये वाला लिखना है, सर्वमान्य परिभाषा, सबसे ज्यादा जो परिभाषा है वो क्या मान के चलता है। कुछ एग्जामिनर लोग, जो लोग पेपर बनाता है, थोड़ा जो अगर कम बुद्धि का है तो ये सब पूछेगा, केजे होलस्टी ने क्या बोला था, हंस जे मार्गेनथाउन ने क्या बोला था, मार्गेनथाउन ने क्या बोला था, ठीक है, वो बताओ, वो काहे बताए, हमसे पूछो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, वो कौन का बोला, हम लोग को पढ़ना है लेकिन वही रट के थोड़ी जाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, देखो, यह वह विषय है जो संप्रभु राज्यों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो पहले हम लोग कौन सा परिभाषा पढ़े थे कि पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या था, पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध था कि एक देश का दूसरे देश के साथ सहयोग चल रहा है या संघर्ष चल रहा है, इस बात का अध्ययन करना, सिंपल था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, यह विषय है जो संप्रभु राज्य, ऐसे राज्य जो अपने विचारों से काम करते हैं, संप्रभु, जिनकी अपनी सत्ता है, माने जो निर्णय लेते हैं खुद से लेते हैं, संप्रभु राज्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के बीच। तो संप्रभु राज्य हो गया, सारा देश को हो गया, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय इकाई, अन्य इंटरनेशनल इकाई, कंपनी सब भी हो गया। इस परिभाषा में कौन कौन आ गया, सारा देश भी आ गया, संप्रभु राज्य बोले तो सारा देश आ गया, ठीक है, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय इकाई बोले तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय इकाई बोले तो उसमें सारा कंपनी आ गया, बड़ा बड़ा कंपनी आ गया। तो इन कंपनियों के बीच राजनीतिक, कौन कौन सा, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध कैसा है, ठीक है, इन संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये कौन सा विज्ञान है, यह कौन सा विषय है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, समझ में आया। सिर्फ देशों के बीच नहीं, संप्रभु राज्य, देखो शब्द क्या क्या यूज करना है, यही सब शब्द यूज करना है, ये सब में पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा आप लोग का अपग्रेड होना पड़ेगा। संप्रभु राज्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के बीच क्या क्या, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, ठीक है। राजनीति कैसा है, नेता लोग के बीच में किस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पैसा ये इसको उधार दिया है तो इसका ऊपर उसका ऊपर चलती होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कौन किसको उधार दिया है, किसका संस्कृति अच्छा है, ये है वो है, कौन अपने संस्कृति को ज्यादा, सब तो अपने संस्कृति को हाई मानता है, और सामाजिक संबंध कैसा है, ये सब। केजे होल्स्टी ने बोला था, इसमें वे सभी प्रक्रियाएं और गतिविधियां शामिल है जो राष्ट्रों के आपसी व्यवहार को प्रभावित करती है। तो इस विषय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में प्रभावित करती है वही सब हम पढ़ते हैं। केजे होल्स्टी बोला था। हंस जे मार्गेनथाउ, इसका नाम याद रहे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग के इस किताब के लिए, इस सिलेबस में। हंस जे मार्गेनथाउ, इन्होंने इसे शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित किया था। आप लोग की एक बात बता दें कि यहाँ पर देखो 7:47 हो रहा है, 9 बजे तक जितना क्लास होगा करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट बना देंगे वीडियो का अगला दिन, क्योंकि 1 घंटा में जितना पढ़ाई होगा, और यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल गया, आप लोगों को समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में वीडियो आएगा, देख लीजिएगा, 2 शॉर्ट हो जाएगा 1 शॉर्ट की जगह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखो ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ के बारे में थोड़ा बता दें कि 100 पेज का है, और 100 पेज में देखो बड़ा बड़ा शब्द लिखा गया है, जो शब्द का जो बड़ा बड़ा शब्द करके लिखा गया है, तो आप लोग इसलिए 100 पेज हो गया है, वरना ये बहुत कम पेज में ही निपट जाएगा। और इसका मतलब ये है कि कम पेज में निपट जाएगा, माने आप लोग एक दिन में आराम से इसको पढ़ सकते हैं, 1 या 2 दिन में पढ़ सकते हैं। तो जो आज तक नहीं पढ़े हैं, किताब नहीं खोल के देखें, वो इस नोट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। आसान करके लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। आप बोलोगे मैं भैया हम इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स है टेलीग्राम चैनल पे, ये हिंदी में है, टेलीग्राम में इंग्लिश में भी है। कोई बंगाली है, बंगाली दोस्त है, उसको बोलिए बंगाली में भी नोट्स है। उर्दूआ दोस्त है तो उसको बोलो उर्दू में भी नोट्स है, ठीक है। तो 4 भाषा में नोट्स अवेलेबल है, आप लोग को जाके टेलीग्राम चैनल पे देख लेना है, अपना अपना हिसाब से ले लेना है। और हम हिंदी भाषी है तो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु का अर्थ है कि हम इस विषय के अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसकी सीमा बहुत व्यापक है, बहुत कुछ का हम लोग अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो देखो, तो हम लोग परिभाषा में पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़ते हैं, देखो, राष्ट्र राज्यों का अध्ययन, यह इंटरनेशनल रिलेशन का मुख्य केंद्र है। इसमें देश के
इसमें देशों की विदेश नीतियाँ और उनके आपसी समझौतों को पढ़ा जाता है। इसमें क्या पढ़ा जाता है? देशों की विदेश नीति, कि ये देश दूसरे देश के साथ कैसा नीति बना के चल रहा है, ठीक है। उनके आपसी समझौतों को पढ़ा जाता है कि इनके बीच बीच क्या क्या समझौता हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्र राज्यों का अध्ययन, ये इंटरनेशनल रिलेशन का मेन है। उसके बाद देखो नॉन स्टेट एक्टर्स, गैर राज्य अभिनेता, इसमें संयुक्त राष्ट्र है, यूएन, जिसमें इसमें संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, विश्व बैंक और बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल कैसे दुनिया को प्रभावित करती है, इसका अध्ययन होता है, ठीक है। ये राज्य नहीं है लेकिन गैर राज्य है, राज्य नहीं है लेकिन प्रभावित करती है सभी देशों को। इसमें और क्या पढ़ते हैं? शक्ति और राष्ट्र हित के बारे में, कोई देश अपनी ताकत कैसे बढ़ाता है और अपने फायदे के लिए क्या कदम उठाता है, यह इसका मूल आधार है। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का मूल आधार यही है कि कैसे हम अपने हित को समझें। अपना हित माने अपना इंटरेस्ट माने अपना लाभ। कोई देश अपना लाभ को देखेगा पहले, ठीक है, फिर दूसरे देश का लाभ देखेगा। अपना लाभ कैसे हो रहा है, क्या करे, क्या कदम उठाए, उसको हम लोग को पढ़ना है इसमें। और अपनी ताकत कैसे बढ़ाए, ठीक है, कमजोर थोड़ी बनता है, ताकत कैसे बढ़ाए, इंटरनेशनल रिलेशन में यही पढ़ना है, ठीक है। और इंटरनेशनल को पढ़ने का एक और कारण है कि युद्ध के कारण कूटनीति और शांति बनाए रखने के तरीके इसके प्रमुख अंग हैं। कि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का अंग है कि कैसे हम लोग युद्ध को रोक सकते हैं, इसमें यह भी एक विषय को शामिल है। और वैश्विक समस्याएं क्या है? वैश्विक समस्याओं को हम लोग समझते हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानवाधिकार और शरणार्थी संकट जैसे मुद्दे भी इसके दायरे में आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या समझते हैं। तो देखो इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग ये सब समझते हैं, क्या क्या समझे हम लोग? राष्ट्रों के बीच के हम लोग संबंधों को समझते हैं, ठीक है। राष्ट्र राज्यों का अध्ययन करते हैं, गैर राज्य अभिनेताओं का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? यूएन, विश्व बैंक और बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल, ठीक है। शक्ति और राष्ट्र हित के बारे में, कैसे शक्ति को बढ़ाना है, राष्ट्र हित को कैसे हम लोग को पूरा करना है, अपना फायदा कैसे देखना है, युद्ध और शांति के तरीके खोजना है। माने युद्ध हो रहा है तो उससे शांति के तरीके खोजना है कि युद्ध टल सके, और कब युद्ध करना है कब नहीं करना, ये सब भी। वैश्विक समस्या, इसमें जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानवाधिकार, ये सबको एक साथ जैसे मुद्दे भी दायरे में आते हैं कि वैश्विक समस्या को कैसे कम किया जा सकता है, सब मिलके कैसे कम कर सकते हैं, कौन देश ये सब बढ़ा रहा है, ठीक है, कौन देश। जैसे भारत अगर एयर पोल्यूशन कर रहा है तो हवा तो एक जगह नहीं रहेगा, हवा उड़ के तो जाएगा भी ना। हवा का तो कोई सीमा नहीं है कि भारत का हवा है, पाकिस्तान का हवा है। पाकिस्तान और भारत में टक्कर हो रहा है हवा गंदा करने में, तो पाकिस्तान का हवा भारत में आएगा, भारत का हवा पाकिस्तान में जाएगा, तो एक दूसरे को बाहर जाएगा, तो माने पॉसिबली पूरा देश ही गंदा हो जाएगा, पूरा दुनिया, क्योंकि हवा गंदा होना, हवा तो फैलेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आईआर वर्सेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। तो कुछ लोग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अलग है, ठीक है। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें कुछ बारीकी और महत्वपूर्ण अंतर है। तो इस नोट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली ही बातें दी गई है जो आपके, तो ये नोट्स बनाया किससे गया? ये नोट्स बनाया गया है आपके जो काउंसिल का पेपर आया था ना, काउंसिल का पेपर में बहुत सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, और उसमें बोला गया था कि इसी से क्वेश्चन आएगा काउंसिल का पेपर में से, ठीक है। तो काउंसिल का पेपर में जितना क्वेश्चन था वही सब का टॉपिक उठा के एक लाइन से टॉपिक वाइज टॉपिक ये नोट्स तैयार किया गया है। तो ये नोट्स बेटर है, वही सब क्वेश्चंस के आधार पे किया गया है, तो एकदम पिन पॉइंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही सब इसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। इस साल, अगले साल, उसके बाद साल, सब साल ये वीडियो काम आ सकता है, वन शॉट, ठीक है। तो अंतर का आधार, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या अंतर है। तो देखो दायरा, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति छोटा सा दायरा है, यह एक छोटा और सीमित विषय है कि इसमें सिर्फ राजनीति के बारे में क्या क्या कूटनीति चल रहा है वो सब पढ़ना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तो हम लोग पढ़े तो 5-6 गो विषय क्या नहीं है। राष्ट्रों के बीच के संबंध देखना है, गैर राज्य अभिनेताओं को देखना है, फिर कैसे अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने फायदे को बढ़ा सकते हैं, कैसे युद्ध से बच के शांति का तरीका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब उसमें बहुत बड़ा व्यापक विषय है वो।
मुख्य तत्व इसमें क्या है, इसका केंद्र केवल शक्ति संघर्ष है। ठीक है, क्या है, शक्ति संघर्ष। उसमें शक्ति के साथ सहयोग और मित्रता भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या चलता है, शक्ति संघर्ष चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, ये तुमसे ज्यादा ताकतवर है। अभी पगला गया है अमेरिका, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो अमेरिका का ये जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, पगला गया, सूत उठ गया, उठता है, फिर बोलता है क्या टैरिफ बढ़ा दे, टैरिफ बढ़ा दो। फिर बोलता है इंडिया व्यापार करेगा, ठीक है, व्यापार मंजूर हो गया। 1 महीना से नहीं मान रहा था, अभी मंजूर कर लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़ा दिलचस्प विषय है। तो हम लोग इसको आसपास देख सकते हैं कि अमेरिका से व्यापार नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। एक दिन इसको मन किया कि अब फोन किया जाए इंडिया को, फोन किया, बोल रहा ठीक है टैरिफ कम कर दे रहे हैं, व्यापार हो जाएगा। तो उसके बाद चांदी का दाम गिर गया। तो एगो आदमी 40 लाख का, 40 लाख का, तो 40 लाख का चांदी खरीद लिया था। उसका था कि चांदी का दाम बढ़ेगा, तो देखो 40 लाख का चांदी खरीद लिया। अब क्या होगा, चांदी का दाम बढ़ेगा। तो जैसे 40 का दाम बढ़ जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, तो चांदी बेच देगा, उसको 10 लाख का क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। वो बेचारा चांदी खरीद लिया। उधर से ट्रम्प फोन करके बोला कि ठीक है टैरिफ गायब, चांदी का दाम कम गया। कितना कम गया, 40 लाख का खरीदा था ना, वो 40 लाख का चांदी 25 लाख का हो गया। और उसका सोचो मैंने हाल फिलहाल में 2-3 दिन में 15 लाख का लॉस हो गया। बेचारा सोचा था फायदा होगा, 15 लाख का लॉस हो गया। तो इसमें शक्ति के साथ साथ सहयोग और मित्रता भी शामिल है। पहलू, यह केवल राजनीतिक संबंधों पर जोर देता है। तो यह केवल किस पे संबंध देता है, राजनीतिक संबंधों पर। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कानूनी सभी पहलू आते हैं। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, यह समझना कि देश शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। इसका लक्ष्य क्या है कि यह समझना कि देश शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, कोई भी देश। ठीक है, किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राजनीति के बारे में जानना है कि शक्ति कैसे प्राप्त कर रहे हैं। उसमें क्या, यह समझना कि पूरी दुनिया की व्यवस्था कैसे चलती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत व्यापक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ही एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक छोटा सा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक गोला बनाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बड़ा गोला होगा, और कहाँ चल गए, तो कहाँ पर रहे थे, 1 सेकंड रुक जाओ। तो देखो, अगर मान लो कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का गोला है, ठीक है, तो ये बीच में किसका गोला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत कुछ है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो ये छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो अध्ययन का महत्व, आज के समय में इस विषय को पढ़ना, अभी आ गया तो ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटाते हैं। तो अध्ययन का महत्व, आज के समय में इस विषय को पढ़ना निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य है। तो क्यों अनिवार्य है इस विषय को पढ़ना, विश्व शांति और सुरक्षा के लिए। यह हमें युद्धों को रोकने और कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान खोजने की समझ देता है। विदेश नीति का ज्ञान, हमें यह समझने में मदद मिलती है कि भारत या कोई अन्य देश दूसरे देशों के साथ कैसा व्यवहार क्यों करता है। ठीक है, यह हम लोग को यह समझने में मदद करती है कि भारत या कोई भी अन्य देश दूसरे देशों के साथ कैसा व्यवहार करता है और वैसा व्यवहार क्यों करता है। ठीक है, इससे उसको क्या फायदा मिल रहा है। तो कोई भी व्यवहार कर रहा है तो अपने फायदे के लिए कर रहा है। वैश्विक समस्याओं का समाधान, आतंकवाद या महामारी जैसे कोविड-19 जैसी समस्याओं को कोई देश अकेले हल नहीं कर सकता। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम लोग को पढ़ना चाहिए ताकि वैश्विक समस्याओं का समाधान हो सके। अगर सारा देश लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा से पढ़ लेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबको अच्छे से मिलजुल के रहना है, तो सब एक साथ मिलजुल के रहेगा तो ये सब समाप्त हो जाएगा। आर्थिक निर्भरता, आज व्यापार के कारण सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों को समझने के लिए आईआर का ज्ञान आवश्यक है। तो आर्थिक निर्भरता,
अगर विश्व व्यापार संगठन को समझना है तो वो किस में हम लोग समझेंगे, हम लोग को IR पढ़ना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को इंटरनेशनल रिलेशन क्यों पढ़ना है, एक जागरूक नागरिकता। यह छात्रों को एक विश्व नागरिक के रूप में विकसित करता है। किस देश के साथ भारत का कैसा संबंध है, किस देश के साथ क्या है, किस देश के साथ नहीं है, अगर आप लोग समझ जाते हैं, अभी समझ जाते हैं, तो आप लोग को आगे जा करके थोड़ी आसानी किस में होगी। तो कुछ मैंने इंटरेस्ट का बात है, आपको अच्छा लग रहा है विषय पढ़ने में तो अच्छा ही है। ये सब कारण हम लोग बोल देंगे कि हाँ हम लोग एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं, दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध है क्या करेंगे जान के। रोज न्यूज़ वाला लोग गलत खबर फैला देता है, इधर भारत इधर रुक गया, पूरा पाकिस्तान को मार दिया अंदर तक, पूरा लाहौर तक पहुंच गया भारत का सैनिक लोग, उधर पाकिस्तान लोग न्यूज़ चला रहे कि दिल्ली तक पहुंच गया। तो मिल ही जाता है न्यूज़ चैनल से हम लोग को जानकारी इंटरनेशनल रिलेशन का, तो वो सब गलत इन्फॉर्मेशन रहता है। तो देखो ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 था, पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 1 से हम लोग ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या समझते हैं, समझ गए ना अच्छे से। इंटरनेशनल रिलेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया था, याद है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सर्वमान्य परिभाषा लिखिए। सर्वमान्य परिभाषा क्या है, KJ हॉल्स्टीन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में क्या कहा, ये पूछा गया था, उसी में आया था, ठीक है, हम नहीं दिए हैं, आपके काउंसिल पेपर में दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच दो अंतर लिखो, लिख देंगे आराम से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य विषय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषताएं लिखिए। तो ये सब काउंसिल का क्वेश्चन है जो कि इस पार्ट को पढ़ के कवर हो जाता है हम लोग का, 6 मार्क्स वाले भी कवर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु क्या है लिख देंगे आराम से एकदम, वहाँ पे आसान शब्दों में समझा करके लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच अंतर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने के महत्व पर चर्चा कीजिए, ठीक है, कि हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना चाहिए। तो वो हम लोग का हो गया। हम लोग चैप्टर 1 का भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो जाओ पानी वानी पी के आ जाओ। तो देखो भाग 2 क्या है, विषय की विकास यात्रा, इवोल्यूशन ऑफ IR। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह सदियों की राजनीतिक उथल पुथल का परिणाम है। इसे हम 4 प्रमुख पड़ावों में समझ सकते हैं। प्रारंभिक चरण, आधुनिक राष्ट्र राज्य का जन्म। 1914 से पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई अलग अस्तित्व नहीं था, इसे इतिहास या कानून के साथ जोड़कर पढ़ा जाता था। माने 1914 से पहले हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन कोई विषय नहीं था, तब भी अच्छा था, इंटरनेशनल रिलेशन विषय नहीं था, हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ता आज, तो काहे बनाया गया, बोझ बढ़ाने के लिए हम लोग के माथा पे। देखो वेस्टफेलिया की संधि 1648, इसे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत माना जाता है। हाँ 1648, वो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ये IR इंटरनेशनल रिलेशन का इतिहास पढ़ रहे हैं, कब से स्टार्ट हुआ। तो देखो वेस्टफेलिया की संधि 1648, इसे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत माना जाता है। इस संधि ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की अवधारणा दी, सोवरेन नेशन स्टेट की अवधारणा दी। मतलब था कि हर देश अपनी सीमाओं के भीतर स्वतंत्र है और कोई बाहरी ताकत उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी, ठीक है। ये कब हुआ था, वेस्टफेलिया की संधि 1648 ईस्वी में हुआ था कि सब देश अपने अगर सीमा के अंदर है तो वो कुछ भी करे, बाहर का देश उसको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। सोवरेन नेशन स्टेट। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 18वीं सदी और 19वीं शताब्दी में मशीनों के आने से देशों के बीच कच्चे माल और बाजार की होड़ मची। इससे उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ और देश आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होने लगे। यही से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक हितों का जुड़ाव हुआ, ठीक है। तो जब औद्योगिक क्रांति आया, एक देश दूसरे देश को सामान बेचने लगा, वहां से सामान लाने लगा, तब कौन सा देश के साथ किसका रिलेशन है, कौन कहाँ पर सामान बेच रहा है, तो इसमें आर्थिक हित यही से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में। संस्थागत जन्म एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब उदय हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध की विनाश लीला 1914 से 1918 ने दुनिया को हिला दिया। विचारकों ने महसूस किया कि युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्रों के व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है। कोई भी राज्य ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो बड़ी लड़ाई होता था उससे पहले। तो 1919 का मील का पत्थर, दुनिया में पहली बार वेल्स विश्वविद्यालय, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स,
एम्बर्स्टिविच का लिखा है, एम्ब्रिस्विच जो भी लिखा है, ठीक है। वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अलग विभाग खोला गया, ठीक है। सबसे पहले कहा वेल्स विश्वविद्यालय 1919 में। वुडरो विल्सन चेयर, यहाँ दुनिया की पहली वुडरो विल्सन चेयर स्थापित की गई। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास और राजनीति विज्ञान की छाया से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय बना, ठीक है। वुडरो विल्सन चेयर, यहाँ दुनिया की सबसे पहली वुडरो विल्सन चेयर स्थापित की गई। कौन फोन कर रहा है? विश्व युद्धों का प्रभाव, विचारधाराओं का बदलाव। युद्धों ने न केवल सीमाओं को बदला बल्कि इस विषय को सोचने का तरीका भी बदल दिया, ठीक है। विश्व युद्धों का प्रभाव, विचारधाराओं का बदलाव। तो युद्धों ने न केवल सीमाओं को बदला बल्कि इस विषय को सोचने का तरीका भी बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध और आदर्शवाद। अब देखो, आदर्शवाद 1919-1939 के बीच में एक विचार आया था इंटरनेशनल रिलेशंस का, आदर्शवाद वाला विचार। ये देखो 1919 से लेकर 1939 तक चला था ये आदर्शवाद का विचार। युद्ध के बाद वुडरो विल्सन ने, किसने आदर्शवाद का, जो इंटरनेशनल रिलेशन में आदर्शवाद का विचार दिया था, किसने दिया था? वुडरो विल्सन ने। किसने दिया था? वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन ने नैतिकता और शांति पर जोर दिया। इस दौर को आदर्शवाद का युग कहा जाता है। ये बोला कि सब देश लोग आराम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे। आपको मदद लग रहा है तो हम आपका, ये देश उसका मदद करेगा, इस देश को जो मदद पड़ रहा है वो देश इस पर मदद करेगा, कोई देश किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ठीक है। नैतिकता और शांति पर जोर दिया। इस दौर को आदर्शवाद का युग कहा जाता है, जहां माना जाता था कि कानून और संस्थाओं से युद्ध को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद हुआ खतरनाक युद्ध। आदर्शवाद ये करेंगे वो करेंगे, सब देश सारा धरा का धरा रह गया। फिर से युद्ध हुआ, बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। एकदम बम गिरा दिया अमेरिका जापान का ऊपर ले। सब इंटरनेशनल विषय पढ़ा तो था, कॉन्सेप्ट समझा था सारा देश। पढ़ लिख के काम पे कौन लगाएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध और यथार्थवाद। अब उसके बाद जब लड़ाई हुआ तो वुडरो विल्सन का विचार गया। जब राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस विफल हो गए और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आदर्शवाद का सपना टूट गया। इसके बाद हंस मार्गेनथाउ, कौन आया? हंस मार्गेनथाउ, ठीक है। हंस मार्गेनथाउ जैसे विचारक ने कौन सा विचार दिया? यथार्थवाद की नींव रखी, जो कहता है कि दुनिया शांति से नहीं बल्कि शक्ति से चलती है। तो हंस मार्गेनथाउ बोला कि यथार्थवाद, जो सच है हम वो बताएंगे, आदर्शवाद की तरह नहीं, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आदर्शवाद माने होना चाहिए, लेकिन ये यथार्थवाद मतलब कैसा है, तो जैसा है वैसा है। देश मनुष्य स्वार्थी है, ये हो तो हाल आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि आदर्शवाद का समझ में आया इतिहास, कब कौन कहाँ से आया, और यथार्थवाद इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आदर्शवाद और यथार्थवाद इंपॉर्टेंट है, कौन लाया, कहाँ लाया, कैसे लाया, तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। वैश्विक संस्थाओं की भूमिका, शांति का प्रयास। संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। राष्ट्र संघ, इसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा के लिए हुआ। तो देखो इंटरनेशनल रिलेशन ने हम लोग पढ़े थे कि लीग ऑफ नेशंस बना था, पहला विश्व युद्ध के होने के बाद लीग ऑफ नेशंस बना, राष्ट्र संघ बना, जिसका काम था कि दूसरा इतना भयानक युद्ध ना हो, उसको रोकना। इसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा के लिए हुआ था, लेकिन अमेरिका का सदस्य ना होना और अपनी सेना की कमी के कारण यह विफल रहा, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को बंद कर दिया गया। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना यह संगठन राष्ट्र संघ से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। इसने न केवल युद्ध रोकने का प्रयास किया बल्कि मानवाधिकार, पर्यावरण और विकास जैसे नए विषयों को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाया, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस कब आया, क्यों आया, कैसे आया, उसके फेल होने के बाद ही आया, यही पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक था, हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे इस पर। अब सेमेस्टर 2 हो या 3 हो, अब देखो हम लोग का भाग 2 भी खत्म हो जाता है। भाग 2 यहाँ से खत्म होता है, तो इसमें हम लोग ये सब क्वेश्चन आंसर हेल्प कर पाएंगे।
जो हम लोग का काउंसिल वाला पेपर में दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पहला संस्थागत प्रयास कहाँ और कब हुआ? तो 1919 वेल्स विश्वविद्यालय में वुडरो विल्सन, ये सब हिंट्स दिया हुआ है, आप लोग पढ़ के समझ जाएंगे। राष्ट्र संघ का गठन कब और क्यों हुआ था? तो 10 जनवरी 1920 यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस का बात किया जा रहा है। राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस 10 जनवरी 1920 सामूहिक सुरक्षा और विश्व शांति के लिए हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत कब हुई थी? वो लीग ऑफ नेशंस था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो 24 अक्टूबर 1945 शांति सुरक्षा बनाए रखने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है। वेस्टफेलिया की संधि का क्या महत्व है? तो वेस्टफेलिया की संधि आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली की शुरुआत, संप्रभुता का सिद्धांत यहीं पे आया था वेस्टफेलिया की संधि में। आज भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता, वो अपना फैसला खुद करेगा। को भारत किसी और देश पर दबाव नहीं बना सकता कि तुम ये करो तुम वो करो। कोई भी देश किसी देश पर दबाव नहीं बना सकता। ये कौन सा सिद्धांत है? संप्रभुता का सिद्धांत, कि ये अपना देश अपना मर्जी। ठीक है। वर्साई की संधि का क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्साई की संधि के बाद। ठीक है। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, किसका? लीग ऑफ नेशंस बना था वर्साई की संधि के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार किया जा रहा था वर्साई की संधि में, ये तो था। लेकिन वर्साई की संधि में बहुत कुछ हुआ था। जर्मनी को बोला गया था तो अपना कोयला वोयला फ्रांस को देगा, ठीक है, फिर ब्रिटेन को देगा, इसको देगा, पूरा जर्मनी को लूट लिया था पूरा। ठीक है। तो उसके बाद वर्साई की संधि में ही बोला गया था कि जितना युद्ध का खर्चा हुआ है सब जर्मनिया भरेगा। ले जर्मनी में आ गया हिटलर, बोला हमसे पूरा जर्मनी को बर्बाद कर दिया तुम लोग, सारा पैसा तुम लोग ले लिया। रुको बताते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास की धारा स्वतंत्र विषय के रूप में विकास की व्याख्या करें। ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है। तो 1648 वेस्टफेलिया की संधि स्टार्ट हुआ था। 1919 वेल्स यूनिवर्सिटी में स्वतंत्र विभाग स्टार्टिंग हो गया था। विश्व युद्ध के बाद सिद्धांतों का उदय हुआ था नया। यहाँ पर पुराना सिद्धांत लिख देना, फिर नया सिद्धांत लिख देना, आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन, ये सब हम लोग पॉइंट्स लिख देंगे। प्रथम विश्व युद्ध तक और युद्ध के बीच के काल में इंटरनेशनल रिलेशन का विकास कैसा था? तो हम लोग लिख देंगे 1914 में पहले केवल इतिहास और कानून था। 1919 के बाद आदर्शवाद का उदय हुआ, वुडरो विल्सन ने किया। 14 सूत्र का सिद्धांत दिया था इन्होंने। 14 सूत्र आप लोग को यहाँ पे उतना डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, 14 सूत्र नहीं लिखे हैं। ठीक है। 14 को सूत्र था। और राष्ट्र संघ का प्रयोग, तो उतना बड़ा भी नहीं लिखना, आप लोग को बना के तो लिख ही लेना, आप लोग से महान कौन है बनाने में। तो ये सब पॉइंट्स है, पॉइंट्स को याद रख के हम लोग बना के लिख देंगे। द्वितीय विश्व, बोले बस टॉपिक से भटकना नहीं। तो पहले आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर मुझसे क्या जवाब चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसी टॉपिक के ऊपर लिखना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंटरनेशनल रिलेशन का विकास और यूएन की भूमिका बताएं। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंटरनेशनल रिलेशन का विकास कैसे हुआ, यूनाइटेड नेशंस की भूमिका क्या है, तो हम लोग बताना। यथार्थवाद का प्रभुत्व आया, शीत युद्ध का प्रभाव, व्यवहारिक क्रांति, यूएन द्वारा प्रदान किया गया वैश्विक संवाद का मंच। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंटरनेशनल विकास हम लोग पढ़े कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नया क्या आया था, यथार्थवाद आया था। ठीक है। और यूएन एक शक्तिशाली संस्था बनकर आया। यूएन की भूमिका क्या थी, वो और भी बहुत कुछ लाया, बहुत सारे टॉपिक्स लाया। उसमें कौन कौन, मानवाधिकार का टॉपिक लाया, और यूएन ही बहुत सारा और संस्था बनाया, विश्व बैंक बनाया, दूसरे देशों को लोन देता है, तो वो सब भी बहुत कुछ बनाया यूएन, तो उन सब का लिख देना है। तो शीत युद्ध का प्रभाव, व्यवहारिक क्रांति तो हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है। तब चैप्टर 1 से हम लोग भाग 3 पर आते हैं, शक्ति वर्णन। तो हर चैप्टर का 4 गो भाग में तोड़ा हुआ है ताकि हम लोग को आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। तो शक्ति बनाम नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में सबसे बड़ा टकराव आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच है। इसे हम प्रथम महाविवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में सबसे बड़ा टकराव जो है आदर्शवाद और यथार्थवाद, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का। इसे ही हम क्या जानते हैं, प्रथम महाविवाद के बारे में जानते हैं। इसी को कहा जाता है प्रथम महाविवाद। ठीक है। आदर्शवाद सिद्धांत का सपना है शांति का। ठीक है। आदर्शवाद वह विचारधारा है जो क्या होना चाहिए पर ध्यान देता है। उसका उदय प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद हुआ था। मुख्य दर्शन क्या है,
यह मानता है कि मानव स्वभाव से अच्छा है और राष्ट्र नैतिकता, कानून और आपसी सहयोग से युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ऐसा मानता है आदर्शवाद। ठीक है। इसको बनाया किसने था? वुडरो विल्सन। जो आदमी अंदर से जैसा होता है उसको वैसा ही पूरा दुनिया नजर आता है। वुडरो विल्सन अंदर से आदर्शवादी इंसान था, अंदर से अच्छा आदमी था। उसको लगा कि पूरा दुनिया अच्छा होगा। ये अंदर से शांति चाहता था पूरा दुनिया में, ये सोचा कि पूरा दुनिया शांति चाहता होगा, बना दिया। ठीक है। नैतिकता, और इसमें देखो मूल तत्व क्या क्या? राष्ट्रों को व्यक्तिगत जीवन की तरह ही सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। राष्ट्रों को व्यक्तिगत जीवन, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये सब राष्ट्र को भी करना चाहिए, देशों को भी करना चाहिए। लोकतांत्रिक शक्ति, लोकतांत्रिक देश आपस में नहीं लड़ते क्योंकि वे जनमत का सम्मान करते। कि बहुत सारे लोग क्या कहेगा, मैंने एक वो आदमी कुछ बोल देगा तो नहीं होगा ना, एक ग्रुप बैठता है, ग्रुप में ज्यादा जो बोलेगा वही होगा। तो हम लोग जो संस्था बनाते हैं, संस्था में बहुत अच्छे ही लोग जाते हैं और उन लोग का हमेशा मत लड़ाई करने का नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि लड़ाई करने से क्या क्या नुकसान होगा। ठीक है। तो लोकतांत्रिक देश में हमेशा एक आदमी फैसला नहीं करता है, ग्रुप मिलकर फैसला करता है, जिसका वोट ज़्यादा होता है तो हमेशा वोट अच्छे तरफ ही जाता है। तो लोकतांत्रिक में हमेशा झमेला नहीं होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोत्तम मंच है। ठीक है। तो ये बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अगर किसी को झमेला उमेला हुआ है, आओ फरिया लो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस पे। ठीक है। वहाँ पे लोग अपना ये लोग कोर्ट बना के रखा है, कोर्ट में आके फरियाओ मामला। हाँ, ऐसा मामला लोग फरियाता है कि वही है, तारीख पे तारीख। कश्मीर मुद्दा यूएन में है, 50 साल हो गया, कुछ होवे नहीं कर रहा है, 76 साल हो गया ना। तो इवन कश्मीर वाला मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो लोग। वुडरो विल्सन के 14 सूत्र, इन्होंने खुली कूटनीति, समुद्र की स्वतंत्रता और निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। तो 14 सूत्र में इन्होंने बोला कि इसमें से मेन सूत्र ये है कि समुद्र स्वतंत्रता, खुली कूटनीति। देखो हम लोग कुछ भी करेंगे लुका छिपा के नहीं करेंगे। कोई देश किसी से संधि कर रहा है, कोई देश किसी को सामान बेच, लुका छिपा के मत करो। क्या क्यों लुकाना छुपाना, सब खुल के करो भाई। हम इससे ये किए हैं, हम इससे ये दे रहे हैं, वो हमसे ये दे रहा है। तो कुछ लुकाना छिपाना नहीं है। इसमें से मेन ये है, 14 सूत्र में से एक मेन सूत्र ये है। दूसरा सूत्र ये है कि देखो भाई, समुंदर किसी देश का नहीं है, समुंदर पे सबको आने जाने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी देश समुंदर को रोक के नहीं रखेगा, समुंदर में टोल टैक्स नहीं लेगा, समुंदर से कोई भी आ जा सकता है। समुंदर तो भाई सबका है, कोई एक देश का थोड़ी है। ठीक है। और तीसरा बोला था, देखो भाई तुम लोग को इतना हथियार रखने की जरूरत नहीं है, हथियार कम से कम रखो, पूरा कम कर दो, रखो ही मत। अगर हथियार नहीं होता युद्ध कहाँ से लड़ोगे? ऐसा कौन बोल रहा था? वुडरो विल्सन बोल रहा था। ठीक है। क्योंकि वो अंदर से अच्छा आदमी था। अंदर से अच्छा आदमी क्या सोचता है? सभी अच्छे हैं। आलोचना, इसे अक्सर कल्पना लोग यूटोपिया कहा जाता है, क्योंकि यह मान लेता है कि दुनिया केवल बातों से चल सकती है। यह मान लेता है कि दुनिया में सिर्फ अच्छे ही लोग हैं। यह भूल जाता है कि दुनिया कि लोग क्या है। फिर जब लड़ाई खत्म हुआ, वुडरो विल्सन का सपना टूट गया कि देश ऐसा बनेगा, तब आया हम लोग का मॉर्गनथाउ। ठीक है। हंस जे मॉर्गनथाउ। तो यथार्थवाद वह विचारधारा है जो दुनिया को वैसी ही देखती है जैसी वह है। यथार्थवाद क्या है? जैसी यथार्थ में जो सच है भाई। यह शक्ति और स्वार्थ पर आधारित है। मुख्य दर्शन, मुख्य दर्शन इसमें क्या है कि देखो भाई, दुनिया अराजक है, अनार्किक है, अनार्की है, जो भी है, मोनार्की अनार्की जो है, क्योंकि यहाँ राज्यों के ऊपर कोई वर्ल्ड पुलिस नहीं है, इसलिए हर राज्य को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। तो बोलते हैं कि भाई देखो, यहाँ पर वही जीतेगा जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और शक्तिशाली लोग हमेशा कमजोरों पर क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। अब क्योंकि हम लोग एक देश में रह रहे हैं, देश के अंदर पुलिस भी है, तो अगर मान लो कि हम शक्तिशाली हैं तो हम तुम लोग पर अत्याचार नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे भी शक्तिशाली है पुलिस। हम तुम लोग पर अत्याचार करेंगे, पुलिस हम पर अत्याचार करेगा। ठीक है।
लेकिन अगर कोई देश किसी देश पर अत्याचार कर रहा है तो उस देश को कौन सजा देगा? उसके ऊपर तो कोई पुलिस ही नहीं है। और वो देश सबसे शक्तिशाली देश है। कमजोर देश किसी देश पर, कमजोर देश पर अत्याचार कर रहा है तो शक्तिशाली आदमी आके बोले काहे कर रहा है, चल मत कर, हट, मार के भगा देगा। लेकिन ये जो शक्तिशाली देश है वो किसी देश पर अत्याचार कर रहा है, इस शक्तिशाली देश को बोलने कौन आएगा? जैसे ही वेनेजुएला पर गया अमेरिका, जाकर वहाँ प्रधानमंत्री को बंदी बना, मैंने गिरफ्तार करके आ गया। संप्रभु वाला कहाँ गया सिद्धांत कि कोई देश किसी भी देश का आंतरिक मामला में और प्रधानमंत्री को तो और उठा के नहीं ला सकता। कोई देश किसी देश में जाकर के प्रधानमंत्री को कैसे उठा के ले जा सकता है? कुछ भी हो रहा हो देश में, ठीक है। तो अमेरिका को कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं बोला अमेरिका को। तो यहाँ पर वर्ल्ड पुलिस है नहीं है, तो दुनिया अनार्की है, ठीक है। यहाँ पर अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। इसलिए भारत ने परमाणु बम बनाया। परमाणु बम अमेरिका, रसिया बोल दिया था कि कोई देश नहीं बनाएगा परमाणु बम, लेकिन भारत लुका छिपा के बनाया, क्योंकि भारत को पता था वो आदर्शवाद पे नहीं चलता था, वो चलता था यथार्थवाद पे। उसको पता था कि अपना रक्षा खुद करना है भाई, अमेरिका पर डिपेंड नहीं रह सकते और रसिया पर डिपेंड नहीं रह सकते। हंस जे मार्गेनथाउ, इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये इनका किताब का नाम याद रखना, हर्ष जे मार्गेनथाउ। कौन सा पुस्तक लिखा? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1948। हंस मार्गेनथाउ के 6 सिद्धांत इन्होंने मैंने इस किताब में दिए हैं, और ये सिद्धांत याद रखना इंपॉर्टेंट है। आज ये यथार्थवाद के सिद्धांत है, हम लोग वो सिद्धांत पर है। कौन सा सिद्धांत पर है? आदर्शवाद का सिद्धांत पर है, वुड्रो विल्सन वाला। ये है हम लोग का मार्गेनथाउ का यथार्थवाद का सिद्धांत। ये हम लोग का काम भी आएगा। देखो कैसे काम आएगा, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। राजनीति उन नियमों से चलती है जिनकी जड़ स्वार्थी मानव स्वभाव में है। राजनीति आदर्शवाद से नहीं चलती है, क्या सही है वो करना चाहिए, ऐसे राजनीति नहीं चलती है। राजनीति चलती है उन नियमों से जिनकी जड़ें स्वार्थी मानव स्वभाव में है, कि मानव क्या है? स्वार्थी है। मानव के लिए जो अच्छा होगा उसके खुद के लिए, बाकी लोग भार में जाए, खुद के लिए क्या अच्छा है इंसान वही करेगा। शक्ति के रूप में हित, राष्ट्रों का मुख्य लक्ष्य अपने राष्ट्र हित को पूरा करना है, जिसे केवल शक्ति से मापा जाता है। तो कोई भी देश को बस एक ही काम करना है, उसको खुद को शक्तिशाली बनाना है, ठीक है, पावरफुल बनाना है, ठीक है। तो पावरफुल कंट्री खुद को बनाना है, तो राष्ट्रों का मुख्य लक्ष्य अपने राष्ट्र हित को पूरा करना है, जिसे केवल शक्ति से मापा जाता है। कौन देश कितना शक्तिशाली है वही क्या है? इंटरेस्ट। अच्छा, परिवर्तनशील हित, राष्ट्र हित हमेशा बदलते रहते हैं। राष्ट्र हित समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन शक्ति का महत्व स्थिर रहता है। व्यक्तिगत नैतिकता के राज्य के कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। राज्य के लिए सुरक्षा ही सबसे बड़ी नैतिकता है। अपने देश को सुरक्षा करना, अपने नागरिकों को पैसा प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना, यही किसी देश के लिए सबसे बड़ा नैतिक काम है। किस देश के साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब किस देश को फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे दुबई में पैसा कहाँ से आता है? दुबई देखो एकदम रेगिस्तानी इलाका था, वहाँ इनकम का कोई सोर्स ही नहीं था। तेल मिला, तेल से कितना दिन तक जाएगा? दुबई बोलता है कि जितना भी दुनिया में आदमी लोग हैं सब दुबई में आओ। कैसे आओ? जो भी अमीर आदमी लोग वो लोग आओ, तुम यहाँ पे इतना करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदो, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, तुमको यहाँ पे रहने देंगे। अब तुम पैसा कहाँ से कमा के लाया है, कैसे कमा के लाया है, वो हम नहीं देखते हैं। तुम बस पैसा लेके आया है, तुम यहाँ पे रह सकते हैं। अब किसी देश का मैंने कोई भी देश का कोई भी कुछ करता है, नीरव मोदी, जो भी बड़ा नाम ले लो, जो लोग भारत देश छोड़ के भागता है, कहाँ जाता है? दुबई में जाकर प्रॉपर्टी खरीदता है और वहीं पर रहता है। तो वहाँ पर उसको जाकर पुलिस पकड़ती नहीं है, ठीक है। तो नैतिकता का अभाव। तो दुबई क्या कर रहा है? ये सही काम कर रहा है, नैतिक काम कर रहा है कि तुम वहाँ के लोगों को लूट करके यहाँ पर पैसा लेके आए हो और ये देश उसको आने दे रहा है। ये देश बोलता है कि हमको पता ही नहीं कहाँ से पैसा कमाए, तुम आओ यहाँ पर रहो, तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा अधिकार है, रहो। तो ये नैतिक काम तो नहीं कर रहा दुबई, ठीक है, सही काम तो नहीं कर रहा। लेकिन इसीलिए दुबई के पास क्या है? बहुत ज़्यादा पैसा है, वहाँ के लोगों को खाना पानी मिल पा रहा है,
देश अच्छा ग्रोथ कर रहा है, शक्ति है दुबई के पास, पावरफुल है, पावरफुल बन रहा है। तो क्या सही है दुनिया को नहीं देखता, अपना क्या सही है वो देखता है। नैतिकता का अभाव है यहाँ पर। सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विरोध है। कोई राष्ट्र यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी नैतिकता पूरी दुनिया के लिए सही है। ठीक है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता, सब मानता है कि हमारे जो धर्म है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हम जो बोल रहे वही सबसे अच्छा है। कोई देश बोलेगा आप जो बोल रहे हो वो अच्छा है ना, सब बोल रहे हैं कि मेरा देश सबसे अच्छा है, मेरा देश महान है, मेरा संस्कृति महान है, हिंदू धर्म महान है, मुस्लिम है वो बोला इस्लाम धर्म महान है, सिख बोला सिख धर्म महान है। तो कोई भी दूसरा धर्म को खराब, अपना धर्म को खराब नहीं बोलता। ठीक है। तो सब अपना ही अपनाना चाहता है, दूसरा का नहीं। तो राजनीति स्वायत्तता, राजनीति निर्णयों को केवल राजनीतिक परिणामों, शक्ति के लाभ हानि के आधार पर लेना चाहिए, न कि अर्थव्यवस्था या कानून के आधार पर। ठीक है। तो राजनीति की स्वायत्तता क्या है यथार्थवाद में, कि शक्ति में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, बस उसी के हिसाब से निर्णय लो। ठीक है, निर्णय के हिसाब से लो कि हमारा लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है तो निर्णय रॉन्ग, अगर लाभ हो रहा है तो निर्णय ठीक है। यही हम लोग का क्या है, लाभ हो रहा है तो वो नैतिक काम है, टिक मार दो। ये है क्या है हम लोग का यथार्थवाद। ठीक है। यह सहयोग और मानवाधिकारों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा तुलनात्मक चार्ट पढ़ लेते हैं। अगर अंतर पूछ लिया आदर्शवाद यथार्थवाद में तो हम लोग ये सब लिख देंगे। देखो बिंदु लिख देना, बिंदु लिखने से लगता है कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी है। तो आदर्शवाद में देखो क्या होता है, मूल केंद्र क्या है, नैतिकता और कानून इसका मूल केंद्र है, कि जो इवन कानून बना दिए वही कानून के हिसाब से चलेंगे। उसमें क्या है, शक्ति और सैन्य बल, शक्ति बढ़ाना है, सेना का बल बढ़ाना है। इसमें मानव स्वभाव कैसा है, मनुष्य सहयोग प्रिय है और अच्छा है। उसमें मनुष्य स्वार्थी और शक्ति का भूखा है। आप लोग बताओ कौन सा विचार सही है, मनुष्य सहयोग प्रिय और अच्छा है या फिर मनुष्य स्वार्थी और शक्ति का भूखा है? कमेंट करके बताओ आदर्शवाद ठीक है या हम लोग का वो भाग यथार्थवाद। युद्ध का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कूटनीति, शक्ति का संतुलन। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कूटनीति युद्ध में, इसमें युद्ध का समाधान कैसे करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कूटनीति के हिसाब से। उसमें शक्ति का बैलेंस बना के हम लोग युद्ध का समाधान करते हैं। दृष्टिकोण, आशावादी, इसमें क्या है आशावादी ऑप्टिमिस्टिक, और उसमें निराशावादी व्यवहारिक दृष्टिकोण है कि जैसा हो रहा है वैसा ही है, दुनिया ऐसे ही चलता है ऐसे ही चलेगी, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है आशावादी। अब पार्ट 3 से जो क्वेश्चन आंसर कवर हो सकता है, हांस मर्गेनथाउ ने आईआर के बारे में क्या बताया और उनकी पुस्तक कौन सी है। ठीक है, हांस मर्गेनथाउ। तो राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष, इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, 1948 में लिखे थे। प्रथम महाविवाद क्या है, तो आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच का जो वैचारिक जंग है उसी को प्रथम महाविवाद कहते हैं। यथार्थवाद की दो मौलिक विशेषता लिखिए, तो राज्य ही मुख्य खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था राजक है, ये सब पॉइंट बना के लिख देना है। आदर्शवादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हो, तो नैतिकता, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर संबंधों का संचालन, ये है आदर्शवाद दृष्टिकोण। 6 मार्क्स के लिए पूछे जा सकने वाले प्रश्न, आदर्शवाद की विशेषताओं और उसके उदय की पृष्ठभूमि की व्याख्या करो, कर देंगे। प्रथम विश्व युद्ध की तबाही के बाद तबाही, विल्सन का 14 सूत्री कार्यक्रम, नैतिकता पर बल, युद्ध का विरोध। ठीक है, 14 सूत्रों में से तो 3 को हम लोग सूत्र पढ़े मुख्य वाला, तो वही मुख्य सूत्र लिख देना है। ठीक है, लिख देना, ये 14 सूत्र बोले थे जिसमें मुख्य सूत्र ये है, तो तीनों मुख्य सूत्र लिख देना। 15, 16, 18 मर्गेनथाउ के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत, तो 6 सिद्धांत आप लोग को लिख दिया गया है। शक्ति के रूप में हित, राजनीति की स्वतंत्रता आदि ये सब दिया हुआ। आधुनिक समय में यथार्थवाद की प्रासंगिकता और आलोचना कीजिए। आधुनिक समय में, आज के समय में यथार्थवाद है, सही है, तो बोलेंगे हाँ एकदम सही है। ठीक है, और वही सब पॉइंट लिख देना है। और हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का भाग 4। ठीक है, तो देखो आज हम वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, तो आज हम क्या कि लेट से स्टार्ट किए और पहला ही चैप्टर का हम 1 शॉट रहने देते हैं, 2 शॉट, 3 शॉट, जो भी हो जाए 3 घंटा में, 3 या 4 घंटे में आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग यहीं पर रहने देते हैं, पहला चैप्टर मैंने भाग 4 खत्म कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, आप लोग 2-3 शॉट देख लीजिएगा। तो आधुनिक दृष्टिकोण, जहाँ यथार्थवाद शक्ति की बात करता है
वही आधुनिक दृष्टिकोण इस पर जोर देते हैं कि दुनिया आर्थिक, व्यापार और सामाजिक व्यवस्था से भी चलती है। जहां यथार्थवाद शक्ति की बात करता है, यथार्थवाद किसकी बात करता है? शक्ति की बात करता है। आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि दुनिया आर्थिक, व्यापार और सामाजिक व्यवस्था से भी चलती है। मतलब कि यथार्थवाद बोल रहा था कि दुनिया शक्ति से चलती है, लेकिन आज के समय में थोड़ा कुछ बदला है। क्या बदला है? तो ग्लोबलाइजेशन हुआ है। चलो आज पढ़ते हैं उदारवाद के सिद्धांत, लिबरलाइजेशन पढ़ते हैं। उदारवाद एक आशावादी नजरिया है। यह मानता है कि दुनिया में अराजकता होने के बावजूद देश आपस में शांति से रह सकते हैं। मूल तर्क क्या है? युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। इसका मूल तर्क क्या है लिबरलाइजेशन का? तो युद्ध किसी के लिए फायदेमंद होता है? आपका भी लोग मरेगा, मेरा भी लोग मरेगा, और हम लोग, आप लोग तो आए हैं अंधा युग पढ़ करके। अंधा युग पढ़ने के बाद 5वें अंक में जो युधिष्ठिर का हाल हुआ है वो हम लोग देख ही चुके हैं क्या हाल हुआ है। रोज सीढ़ी पर बैठ कर रोता रहता है, कहा कर दिए, कहा कर दिए। ठीक है, युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं, आप लोग से बेहतर कौन समझ सकता है। अगर आप लोग अंधा युग नाटक नहीं देखे तो जाइए, मेरा इस चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब ये जो चैनल देख रहे हैं इसी पे है, हिंदी का प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा। युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, आपसी बातचीत और व्यापार से ही सबका भला संभव है। मुख्य स्तंभ देखो क्या है? लोकतांत्रिक शांति, डेमोक्रेटिक पीस। उदारवादियों का मानना है कि लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध नहीं करते क्योंकि वे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और बातचीत में विश्वास रखते हैं। तो लोकतांत्रिक देश बातचीत से ही मामला सुलझा देते हैं। आर्थिक अंतर्निर्भरता, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। जब दो देश व्यापार के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो युद्धों की संभावना कम हो जाती है क्योंकि युद्ध से दोनों को आर्थिक नुकसान होगा। अब देखो, तुम मुझसे सामान खरीदते हैं, हम तुमसे सामान खरीदते हैं, ठीक है। बिहार में यही एक चीज तो अच्छा है, बिहार में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। कहीं पूछा अहित कहाँ जाता रहा, तो बिहार में क्या है, तो क्योंकि उसका कुछ और दुकान है, इसका कुछ और दुकान है, इसका कुछ और दुकान है, इसको उससे काम रहता है, उसको इससे काम रहता है, इसको इससे काम रहता है। कोई दूध दे रहा है, कोई बिचाली दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है। तो सब आपस में क्या इंटरकनेक्टेड है। अब इंटरकनेक्टेड रहेंगे तो हम लोग आपस में दोस्ती बनाए रखेंगे कि वो हमसे कुछ ले रहे हैं, हाँ वो हमसे कुछ ले रहे हैं। अगर नुकसान हुआ, झगड़ा उगड़ा कर लेंगे तो क्या होगा? पैसे का नुकसान हो जाएगा। ऐसा शहर में देखने को नहीं मिलता, सबका अलग अलग काम है, किसी को किसी से मतलब नहीं। तो इसीलिए शहर में ज्यादातर आदमी लोग बातचीत भी नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? आर्थिक अंतर्निर्भरता। तो अगर हम लोग एक दूसरे से व्यापार करेंगे तो क्या होगा? पैसे, अगर माने लड़ाई उड़ाई हुआ तो नुकसान होगा पैसा का। और सबसे बड़ा कौन? बाप बड़ा अरे क्या बोलते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो युद्ध की संभावना कम हो जाती है क्योंकि युद्ध से दोनों का आर्थिक नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उदारवाद, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को शांति का सबसे बड़ा औजार मानते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये लोग यूएन है, WTO है, ये लोग क्या करेगा? बैन कर देगा। तुम दोनों लड़ाई कर रहे हैं ना, बोल देगा तुमको कोई देश से व्यापार मत करो। अब व्यापार नहीं करे तो देश तो इसी कमजोर हो जाएगा ना। यूनाइटेड नेशन रोक लगा देगा, है तुम कोई इससे व्यापार नहीं करेगा, कोई पैसा नहीं देगा इसको, कोई उधार नहीं देगा, तुम लड़ो। युद्ध कितना लड़ रहा है? तो यूएन है, WTO है। तो ये 3 गो तर्क है जो बोलता है कि लड़ाई माने सब है, ठीक है, इंसान लोग अराजक है, बढ़िया नहीं है, स्वार्थी है, लेकिन फिर भी बिना लड़ाई के रह सकता है क्योंकि लड़ाई नहीं करने में ही उनका स्वार्थ है। उनके यथार्थवाद कहते हैं कि उदारवाद राष्ट्र सुरक्षा के खतरे को नजरअंदाज करता है और यह केवल अमीर देशों के व्यापार को बढ़ावा देता है। तो यथार्थवाद कहते हैं कि उदारवाद राष्ट्र सुरक्षा के खतरे को नजरअंदाज करता है और यह केवल अमीर देशों के व्यापार को बढ़ावा देता है। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है? तो इसको हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट मान लेंगे एग्जाम के लिए। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देशों के संघर्ष के बजाय अमीर और गरीब के संघर्ष के रूप में देखता है। अब कार्ल मार्क्स को तो जन्मे करते हैं, वो खाली अमीर गरीब करते रहता है, अमीर लोग खाली गरीब लोग पर अत्याचार करता है। तो आर्थिक नियतिवाद, तो ये अलग सिद्धांत देता है। आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, अगर हम लोग गहराई से देखेंगे तो मार्क्स हम लोग को सही लगेंगे। मार्क्स का मानना था कि समाज की बुनियाद अर्थव्यवस्था है
जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी वैसे ही राजनीतिक संबंध और कानून होंगे। ठीक है, तो मार्क्स का क्या मानना था कि समाज का बुनियाद है अर्थव्यवस्था, पैसा। अगर तुम्हारे पास भाई ज़्यादा पैसा है तो तुमसे ज़्यादा लोग दोस्ती करेंगे, तुमसे दुश्मनी नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग देश को छोड़िए ना, खुद से मान के देखिए, आपके पास जब ज़्यादा पैसा रहता है तो आएंगे सब 10 लोग, कहा भाई कैसा है, ये है वो है। पैसा नहीं है कोई पूछे नहीं, कुत्ता नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, पैसा वैसा है, कुत्ता को खिलाते रहिए तो सब कुत्ता लोग दौड़ के आता है, चढ़ जाता है, आ गए मालिक, आ गए मालिक, आ गए। तो वैसा ही होता है। वैसे ही देश का भी है कि अगर देश के पास पैसा है तो सब आएंगे। अरे अमेरिका के पास कैसे पूछता है सब, अमेरिका से कोई दुश्मनी लेना चाहता है, नहीं लेता है। तो जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी वैसी राजनीतिक संबंध और कानून होंगे। तो सही बात बोला कि नहीं। वर्ग संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो वर्ग है, पूंजीपति राष्ट्र और श्रमिक गरीब राष्ट्र। तो ये बोल रहा है कि देखो दो तरह का राष्ट्र होता है, एगो अमीर राष्ट्र होता है, एगो गरीब राष्ट्र होता है, गरीब देश होता है। इनके बीच का टकराव ही वैश्विक राजनीति की असलियत है। यही दिनों के बीच क्या चलते रहता है, टकराहट चलते रहता है। लेनिन का साम्राज्यवाद, लेनिन ने कहा था कि पूंजीवाद जब अपने चरम पर पहुंचता है तो साम्राज्यवाद का रूप ले लेता है, जहां अमीर देश दूसरे देशों पर कब्जा करते हैं ताकि वे अपना माल बेच सके और सस्ता कच्चा माल पा सके। तो लेनिन सही बोला था उस टाइम। पूंजीवाद जब अपने चरम पर पहुंचता है कि हम लोग को ज़्यादा, पूंजीवाद का मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करता है, तो वही साम्राज्यवाद बन जाता है पूंजीवाद बाद में। आज भी हो रहा है, पूंजीवाद का चरम आज भी देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग नजरिया है। आलोचना, मार्क्सवाद राष्ट्रवाद की ताकत को कम करके आंकता है। मार्क्सवाद राष्ट्रवाद की ताकत को कम करके आंकता है। मैंने कुछ लोग बोलते हैं, क्रिटिक्स है, कि खराब बात यह है कि मार्क्सवाद राष्ट्रवाद की ताकत को कम करके आंकता है। लोग अक्सर अपनी आर्थिक श्रेणी से ज़्यादा अपने देश के लिए वफादार होते हैं, इसे क्रिटिक्स सुनने को मिलते हैं, तो इस पर ध्यान नहीं देना, उसको छोड़ो। निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी, केंद्र और परिधि, यह मार्क्सवाद का ही एक आधुनिक रूप है जो यह बताता है कि दुनिया कैसे दो हिस्सों में बटी हुई है। केंद्र, तो केंद्र में है विकसित और अमीर, जैसे अमेरिका, यूरोप, इनके पास तकनीक है, पैसा है। और परिधि, ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं। ठीक है, तो कैसे लोग हैं, तो एक तो है केंद्र, फिर ये गोला में है। ठीक है, बोल रहा है कि जो सेंटर में बैठा है, सेंटर में बैठा अमीर लोग, ठीक है, और ये बाहर बैठा है गरीब लोग। ठीक है, सेंटर में अमीर लोग और किनारे किनारे पे कौन है, गरीब लोग हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला। तो गरीब और विकासशील देश, एशिया और अफ्रीका के देश ये कच्चे माल के लिए मशहूर है। अब अमीर देश गरीब देशों से सस्ता कच्चा माल लेते हैं और उसे ऊंचे दामों पर वापस बेचते हैं। इससे गरीब देश हमेशा अमीर देशों के कर्ज और तकनीक पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसा हम लोग का परिधि है, हम लोग का ताकत का संरचना कि गरीब ये छोटे हैं पर ताकत पर है, और ये क्या है, बड़े बड़े हैं लेकिन कमज़ोर है। तो ये लोग हमेशा इस पर कब्जा करके रखते हैं। ये उनसे छोटा कम दाम में सामान खरीदते हैं और उसी को तकनीक की मदद से वो और अच्छा खासा बना के उन्हीं लोग को ऊंचे दाम में बेच देते हैं। ठीक है, और उसी से पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो बुझाया। तो ये शोषण चक्र चलते रहता है। अब भाग 4 भी हम लोग का खत्म हो गया और हम लोग का यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म हो गया। चैप्टर 1 खत्म होने के बाद ये वीडियो भी खत्म हो जाता है। हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे, मैंने 2-3 घंटा और लगेगा, ये पूरा किताब ही खत्म करा देंगे। एग्जाम के पहले तो बहुत पहले ही खत्म हो जाए। 10 तारीख तक आप लोग का वीडियो बनाएंगे। 10 तारीख के बाद हम छुट्टी ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे पढ़ाने से 1 महीना के लिए। उसके बाद 1 महीना बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब किसको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे नहीं पता, लेकिन 1 महीना बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तो वीडियो डाउन हो जाएगी। अगर तो आप लोग को पता है ना कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है मेरा 24 तारीख तक, मैंने आप लोग का एग्ज़ाम खत्म होने से पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स का। तो इसको कैसे पूरा करना है, तो ये लोग आपको पता है अच्छे से कैसे पूरा करना है। अपने दोस्तों को भेजना है, 3 खास दोस्तों को भेजो, हाइप दो वीडियो पर, तो क्या होगा, मेरा सब्सक्राइबर्स आएगा। तो मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है,
उदारवाद की तो मुख्य विशेषता लिखी है, तो उदारवाद की मुख्य विशेषता लिख दे। लोकतांत्रिक देशों में शांति रहती है, पॉइंट्स वाला, पॉइंट्स को थोड़ा विस्तार में लिखना है। आर्थिक व्यापार से देशों के हित जुड़ जाते हैं। ठीक है, उदारवाद की दो मुख्य विशेषता। मार्क्सवाद सिद्धांत का मुख्य तर्क क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्ग संघर्ष है, अर्थव्यवस्था ही दुनिया का कूटनीति का आधार है। ठीक है। आर्थिक नियतिवाद से आप क्या तात्पर्य है? राजनीति और कानून आर्थिक उत्पादन की प्रणाली पर निर्भर करती है। आर्थिक नियतिवाद कि राजनीति और कानून किस पर प्रभावित करता है? पैसा के ऊपर, तो वही है आर्थिक नियतिवाद। रिलेशंस, आपका पैसा है तो आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, पैसा नहीं है तो आपका रिलेशन खराब रहेगा, वही बात है। ठीक है। उदारवाद के मूल सिद्धांतों और तत्वों की व्याख्या करो। तो मानव विवेक में विश्वास, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या क्या है? लिबरलाइजेशन, मानव विवेक में विश्वास कि लोकतांत्रिक देश लोग हैं अभी ज़्यादा, लोकतांत्रिक लोग अच्छा ही फैसला लेगा। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, मानव विवेक में विश्वास कि लोग चाहते हैं कि युद्ध ना हो, युद्ध होने से किसी का फायदा नहीं होता है। और मुक्त व्यापार का महत्व, अगर हम लोग युद्ध कर लेंगे तो हम लोग का व्यापारिक नुकसान हो जाएगा। संस्थागत सहयोग, यूएन की भूमिका है, WTO इस पर रोक लगाएगा, तो ये लोग आ जाएगा बीच में अगर युद्ध करने जाएगा तो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद के उत्थान और सिद्धांतों का वर्णन करें। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवाद क्या दिया था पॉइंट? तो कार्ल मार्क्स और लेनिन का योगदान, साम्राज्यवाद का विरोध, विकसित बनाम विकासशील देश का सुसर, पूंजीवाद का अंतहीन शांति का मार्ग, ये सब। अगर पूंजीवाद रहेगा तो उसका शांति का मार्ग आएगा ही नहीं। पूंजीवाद बढ़ेगा तो फिर साम्राज्यवाद आएगा, फिर लड़ाई वड़ाई होगा, फिर पूंजीवाद शांत होगा, फिर फिर वैसे ही होने, तो पूंजीवाद से हम लोग अंति शांति प्राप्त नहीं हो सकता। निर्भरता सिद्धांत की व्याख्या करें। डिपेंडेंसी थ्योरी, तो केंद्र में क्या है? केंद्र में शक्तिशाली देश है, परिधि में कमजोर देश है। शक्तिशाली देशों के पास पैसा है, तकनीक है, कमजोर देशों के पास ना पैसा है ना तकनीक है। वो लोग अपना मेहनत कर सकता है, वो लोग अपना, उसके पास कच्चा माल है। अब कच्चा माल को अमीर देश कम दामों में खरीदता है, तकनीक की मदद से उसको प्रोडक्ट बना के उन्हीं देशों को बेच देता है। ठीक है, जैसे आईफोन बनाने में कितना खर्चा होगा? जो आईफोन आप लोग को 1.5 लाख में मिल रहा है, 1.5 लाख का आईफोन बनाने में खर्चा कितना करता है? कॉस्ट प्राइस कितना आता होगा? मुश्किल से 20,000। ठीक है, तो जो आईफोन आपको मिल रहा है 1 लाख 1.5 लाख में, उसको कॉस्ट प्राइस तो उतना ही, मैंने मैक्स मैंने ज़्यादा बोल दिया 20,000। ठीक है, तो बाकी सब क्या? तो कच्चा माल लिया, कच्चा माल से कुछ को बना के तकनीक की मदद से बेच दिया हाई प्रोडक्ट में। कौन खरीद रहा है? हम जैसे लोग खरीद रहे हैं, EMI पे खरीद रहे हैं। ठीक है, आप लोगों में से कई दोस्तों, कई लोगों के पास होगा EMI, यही भी भर रहे होंगे। ठीक है, तो बाहरी कर्ज और तकनीक पर निर्भरता होती है। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 1 खत्म होता है, और जैसे कि हम बताएं कि चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6 कल करा देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमको नींद आ रहा है, हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट। ठीक है, टाटा, बाय बाय। सुबह सुबह उठ के काम पे जाना है।